नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यू मी एंड कनाडा में। तो हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने आपको पीआर प्रोसेस के बारे में बताया था और हमने वीज़ा तक उसकी जर्नी कैसे कंप्लीट करी, वो आपको उस वीडियो में पता लगा था। तो ये उसके कंटिन्यूएशन में वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि वीज़ा आने के बाद हमारे क्या-क्या चैलेंजेस थे, क्या-क्या चीज़ें हमने करी और कैसे-कैसे हम उनने उन चीज़ों को लाइन अप किया टिल द टाइम हम यहाँ पर कनाडा के एयरपोर्ट पे लैंड हुए और इमिग्रेशन प्रोसेस में क्या-क्या फर्दर हमने चैलेंजेस फेस करे। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट तो विद हम दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीज़ा रिसीव होने के बाद क्या प्रोसीजर था। तो वीज़ा की जो हमारी डेट थी, बेसिकली वीज़ा आने के बाद एक एक्सपायरेशन डेट होती है जो कि वैरी करती है 8 टू 10 मंथ्स। तो हुँ, बिफोर एक्सपायरेशन 8 टू 10 मंथ से पहले आपको एक सॉफ्ट लैंडिंग करनी होगी कनाडा में। और आपके वीज़ा पे बेसिकली स्टैंप लगना चाहिए कि आप एक्सपायरेशन डेट से पहले लैंड हो चुके हो। तो हमारी जो थी डेट, क्योंकि हमें वीज़ा रिसीव हुआ था मई जून में, और हमारी उसके ट बाद हमारी एक्सपायरेशन डेट थी वीज़ा की 12th ऑफ फरवरी। तो उससे पहले हमें लैंड करना था। तो अब चैलेंज हमें फेस हुआ कि हम कौन से मंथ में लैंड करें, वो सारी प्लानिंग हमें करनी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें थी इसमें भी जो हमें नोट डाउन करनी थी। वेदर को लेके, हमारे पास बेबी था, और चीज़ें सेटल करने में हमें कितना टाइम लगेगा, जॉब्स का, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें अपनी डेट डिसाइड करनी थी। और राइट, डेट डिसाइड करना पहले ज़रूरी था, क्योंकि टिकट बुक करने के लिए एटलीस्ट 3 टू 4 मंथ्स का गैप रखना था हमें। तो डेट डिसाइड करने के लिए हमने फैक्टर्स में ये कंसल्ट करा, क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी फ्रेंड्स थे कनाडा में, उन्होंने बताया कि बेटर है कि आप थोड़ा-सा गर्मियों के टाइम पे आओ, क्योंकि आप डायरेक्ट सर्दियों में आओगे और सर्दियाँ यहाँ जो रहती है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक का मार्च तक का टाइम रहता है उसमें। स्पैम रहता है। अक्टूबर में फिर भी बेअरेबल होती है, नवंबर से यहाँ पर हार्डकोर ठंड शुरू हो जाती है और वो मार्च तक रहती है। तो हमारे फ्रेंड्स फैमिली जो यहाँ पर ऑलरेडी है, उन्होंने ये सजेस्ट करा कि आप ठंड में मत आओ, क्योंकि एक तो आपके साथ बेबी है, एकदम से कनाडा की ठंड उसके लिए बहुत ज़्यादा होगी, वो शायद नहीं हैंडल कर पाए, बीमार पड़ सकता है। और फिर यहाँ पर सेटल होने में, चीज़ें देखने में, यहाँ आस-पास सोसाइटी या ग्रोसरी शॉप्स या कुछ भी, एकदम से ठंड में आएँगे तो हम इतना कम्यूट नहीं कर पाएँगे। और आके हमें कार भी अरेंज करनी थी उससे पहले, सर्दियाँ आने से पहले। तो वो सब ध्यान में रखते हुए हमें था इधर हम अक्टूबर से पहले आए या फरवरी के बाद। ऑफ कोर्स फरवरी मार्च के बाद का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारा एक्सपायरेशन डेट ही फरवरी में खत्म हो रहा था। तो अब एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा था कि हमें सॉफ्ट लैंडिंग करनी तो अक्टूबर में ही है, और बिफोर अक्टूबर। तो राइट। हम इनिशियली कंफ्यूज थे कि हस्बैंड अकेले पहले आए या हम पूरी फैमिली आए साथ में। बहुत से लोगों ने सजेशन करा कि बेटर है कि ये अकेले ट्रैवल करे, ताकि ये आके एटलीस्ट घर सेट कर ले, बेसिक सामान यहाँ पर चीज़ें सेट हो जाए, अपना कार परचेज कर ले, ताकि जब हम आए कार की एक फैसिलिटी हो ऑलरेडी, क्योंकि बिना कार के यहाँ थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। वो इवेंचुअली हम डिटेल में समझाएँगे। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। हुँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपका प्रोफ़ेशन कैसा है, आप अभी किस प्रोफ़ेशन में काम कर रहे हो डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी टेक्निकल या आईटी जॉब में हो और आपको पता है कि अगर आप अपना काम छोड़ के जाओगे तो आपके किसी जॉब या बिज़नेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो आप ये चीज़ इमीडिएटली भी प्लान कर सकते हो कि विदिन अ मंथ और विदिन अ 2 मंथ यू कैन ट्रैवल। मतलब आप जितना जल्दी ट्रैवल करोगे उतना आप बाकी भीड़ से आगे रहोगे। जैसे मेरा प्रोफ़ेशन डेंटिस्ट्री का है, मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरा क्लिनिक चलता है वहाँ पे दिल्ली में चल रहा है और मैं हॉस्पिटल के साथ भी एसोसिएटेड था। तो मेरे कुछ पेशेंट्स लाइन्ड अप थे, जिनको मैं इमीडिएटली वाइंड अप नहीं कर सकता था कि वो वीज़ा आया और मैंने इमीडिएटली प्लान किया कि मैं 2 महीने के बाद मैं कि कनाडा के लिए फ्लाई करूँ। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरे को कम से कम 4 से 6 महीने चाहिए थे वो मेरे पेशेंट्स को वाइंड अप करने के लिए। तो वो भी एक पॉइंट है कि जो ऑफ आपको कोर्स। कंसीडर करना चाहिए हुँ। कि अगर आपकी जॉब ऐसी है या आपका बिज़नेस ऐसा है कि आप इमीडिएटली उठ के अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो बहुत ही बहुत अच्छा है। अच्छा है। करेक्ट। लेकिन अगर कुछ पर्सपेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे ऐश्वर्या ने अभी पॉइंट बताया कि एक जना पहले आके चीज़ें सेट डाउन कर ले,
ताकि जब जो पीछे से आपका कोई भी आपका डिपेंडेंट आ रहा है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो बच्चा साथ में आ रहा है, तो उनके लिए चीज़ें सेट डाउन रहें। लेकिन हमारे लिए चैलेंज था कि हमने तीनों ने एक साथ ही ट्रैवल करना प्रेफ़र किया, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब आप ट्रैवल करते हो। अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो डिफरेंट चैलेंजेस हैं, और फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ी-सी चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं। और मैनेजेबल हो जाती है, लेकिन वो एक चैलेंज भी था क्योंकि जब हमने ये सोचा कि अगर ये लेट्स सपोज़ बिफ़ोर पहले आते हैं और हमारे लिए चीज़ मेरे और बेबी के लिए चीज़ें सेटल करते हैं, तो उसमें अगेन ये हो रहा था क्योंकि ये सितंबर से पहले ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें अपने पेशेंट्स फाइंड अप करने हैं। इफ अगर ये सितंबर में आके और यहाँ पर चीज़ें सेटअप करते हैं हमारे लिए, तो हम अगेन फिर 1-2 महीने के बाद नवंबर में ट्रैवल करते, तो अगेन वो पॉइंट आ जाता है कि बेबी के लिए फिर चैलेंजिंग होता है डायरेक्टली यहाँ सर्दी या बर्फ में आना। बिल्कुल, तो हमारे अगर ये इमीडिएटली आफ्टर इमिग्रेशन मई जून में आ रहे होते, तब तो हमारे पास बफर होता कि ठीक है, प्रोबेबली जुलाई अगस्त सितंबर में मैं आ सकती थी, जब तक ये चीजें यहाँ पर सेटल करते। बट अब हमारे पास वो टाइम पीरियड नहीं था, वो स्पैम हमारे लिए खत्म हो चुका था, टाइम स्पैन। अब हमें साथ में ट्रैवल करना था, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था क्योंकि इमिग्रेशन के बाद कनाडा में लैंड होने के बाद बहुत सारे प्रोसीजर है, और क्योंकि अगर मैं बाद में अकेले ट्रैवल करती, मेरे साथ बेबी होता एंड ऑफ कोर्स इज अ टॉडलर, 2 साल का 3 साल का बच्चा मेरा है, तो उसके साथ मैनेज करना अकेले विद ऑल द बैगेजेस, सारे हमारे सूटकेस वगैरह, काफी स्टफ था, बच्चा था, फिर अकेले इमिग्रेशन प्रोसेस करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो हमने फाइनली बैठ के डिसाइड किया इट्स बेटर कि हम साथ में चले, क्योंकि एनी विच वे अक्टूबर से पहले ये भी नहीं जा सकते, और अक्टूबर के बाद फिर ठंड में ट्रैवल करना बच्चे के साथ अकेले मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता। तो हमने कहा ठीक है, साथ चलते हैं। हाँ, हमारी प्रेफरेंस थी कि हम लैंड होने से पहले इंडिया में ही घर एटलीस्ट सॉर्ट करके रख ले, ताकि जब हम लैंड हो तो हमारे पास एक जगह हो जाने के लिए। बिल्कुल। ये हमारा एक प्रायोरिटी पॉइंट रहा है साथ में आने का, कि हमारे पास एक जगह हो जाने के लिए। होटल्स यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। फिर भी अगर ऐसा सिनेरियो है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर घर नहीं ढूंढ पाए तो एयरबीएनबी होटल्स मत लो, करेक्ट। बेटर है, एयरबीएनबी आप ऑप्ट करें। हाँ, वो थोड़े से रीजनेबल है, प्लस वहाँ सारा आपको कुकिंग का और वो सब मिलता है, तो आप अपना खाना बना सकते हो होटल्स में। फिर आपका एक एक्सपेंस बढ़ जाएगा खाने को लेके, लंच डिनर एंड एवरीथिंग। तो हाँ, ये हमारे बहुत सारे प्लस पॉइंट्स थे हमारी डेट्स डिसाइड करने के लिए। तो फाइनली हमने डेट डिसाइड करी 2 अक्टूबर, स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि सितंबर एंड में मेरे बेबी का बर्थडे था। सारी ऑफ कोर्स फैमिली चाहती थी कि एटलीस्ट उसका 3rd बर्थडे हम साथ में एक साथ मना के जाएं। तो 28 सितंबर को उसका बर्थडे था। उसके बाद हमने था कि 1-2 दिन रेस्ट करेंगे, क्योंकि उस दिन हमने फंक्शन करा था। 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद 2 अक्टूबर हमने डिसाइड करा, क्योंकि 2 अक्टूबर पे दशहरा था, फेस्टिवल था, तो जितने भी फैमिली फ्रेंड्स थे सबका ऑफ था, तो सबका मन था हमें सी ऑफ करने आने का, बिल्कुल। मिलने का। तो वो दिन हमें सही लगा कि सबका छुट्टी है, तो सब मिल भी पाएंगे और हम आराम से चले जाएंगे। तो जब हमारी डेट डिसाइड हो गई वीज़ा की, उसके बाद सबसे पहले हमारे जो प्रायोरिटी थी वो थी टिकट्स बुक करना। क्योंकि हाँ, टिकट बुक करने में आप बेटर है मार्जिन रखें 3 टू 4 मंथ्स का, थोड़ी-सी रीज़नेबल आपको मिलेगी। जितना आप डेट के पास टिकट बुक करोगे वो एक्सपेंसिव होगी, और वेरिएशन जो होता है अमाउंट का वो अच्छा खासा होता है। हमें टिकट पड़ी थी तीनों की आई गेस 1,15,000 के आसपास। 15,000 के आसपास, बट उसका टोटल शायद 125 था। हमें कुछ डिस्काउंट मिला था, रीज़न एमेक्स मैं कार्ड, हाँ, हाँ। रीज़न मैं उसको बताया था। मेरे पास एमेक्स का कार्ड है, तो उसमें मेरे पास कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स थे, और एमेक्स के थ्रू मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट बुक करी थी। तो मेरे को लॉयल्टी पॉइंट्स के जो बेनिफिट्स मिले थे, कुछ 17 साढ़े 17,000 रुपए के मुझे डिस्काउंट्स मिल गया था। तो इसलिए थोड़ी हमें जो टिकट्स थी वो चीप पड़ी थी। हम्म। तो एक ये रीज़न था। 125 टू 130,000 तीनों के मिला के टोटल वन वे हमारा टोटल आ रहा था, डिस्काउंट लगाने के बाद और टैक्सेस वगैरह ऐड करने के बाद हमें अप्रोक्सीमेटली 1,15,000 की पड़ी थी, जी। तीनों की टिकट्स। और हमने क्योंकि 3 से 4 महीने पहले बुक करी थी, तब हमें ऑन एन एवरेज 40,000 पर पर्सन का अमाउंट हमारा आ रहा था। यही जब हमने क्लोजर टू डेट देखी टिकट्स, तो वो वेरी कर जाती है एट टाइम्स, 60,000 टू 80,000 के ब्रैकेट में वो रहती है। बिल्कुल। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा डिसीजन जल्दी लो, आपके लिए कॉस्ट सेविंग रहेगा टिकट बुक करने को लेके। एंड अगेन मैं अगर उस पॉइंट पे आऊं कि प्रेफर्ड मंथ्स क्या रहते हैं,
मैंने आपको बताया वीज़ा की एक्सपायरेशन डेट होती है 8 मंथ से 10 मंथ्स के बीच में। तो आप कोशिश करो जो आपकी सॉफ्ट लैंडिंग हो वो थोड़ा समर्स में रहे यहाँ पर। मतलब आप अवॉइड करना नवंबर से लेके एटलीस्ट मार्च तक का टाइम। हुँ। तो मान लीजिए अगर आपकी अक्टूबर तक की एक्सपायरेशन है, तो ऑफ कोर्स आप समर में किसी भी टाइम आ सकते हो। लेकिन यही आपकी फरवरी की है जस्ट लाइक अस, तो हमने प्रेफ़र करा अक्टूबर में हम एनी हाउ लैंड कर जाएँ, ताकि हमारे पास 1 महीने का टाइम हो थोड़ी चीज़ें सेटल करने के लिए। क्योंकि नवंबर में अगर हम लैंड करते जस्ट इन केस, तो डायरेक्ट ठंड में आते, बर्फ में आते और ऐसा नहीं है कि तब हम मैनेज नहीं कर पाते बट हाँ, थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती। इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करता हूँ। देखो इसमें मंथ चूज़ करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, आप नए इमिग्रेंट हो, आपके पास अगर जॉब है, आप किसी भी महीने में आ जाओ, ठीक है? अगर आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है? और आप डायरेक्ट जैसे पीआर पे हम लैंड कर रहे थे, लेकिन मेरे हाथ में अभी जॉब नहीं थी, ना ऐश्वर्या के हाथ में जॉब थी, ठीक है? तो जो हमारे पास लैंडिंग के बाद जो बफर टाइम है, वो होता है कम से कम 3 से 4 महीने का। और अगर हम सीधा लैंड कर रहे हैं बर्फ के टाइम पे जब स्नोफॉल हो रहा है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो चीज़ें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, ठीक है? तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है अगर आप स्नोफॉल के टाइम में बिल्कुल एक्सट्रीम विंटर्स में अगर आप लैंड कर रहे हो। और अगर आप टाइमली लैंड कर रहे हो तो आपके पास ये टाइम ज़रूर है कि आप बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, अपना सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, अपना जॉब्स ढूँढ सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट जगह जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है वहाँ जाके अपना सीवी डाल सकते हो। तो ये एक मेजर पॉइंट है कि आपको कौन से महीने में लैंड करना है, वो आपको चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न क्या है, हमने जैसे अक्टूबर चुना, अक्टूबर में अभी यहाँ पर ठंड पड़ना स्टार्ट हुई है, मतलब मौसम अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो अभी नवंबर एंड दिसंबर तक जाके यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने हमारा जो डिसीजन था, हमें लगा कि अभी तक जो हमारा डिसीजन रहा है वो एक अच्छा डिसीजन रहा है कि हमने अक्टूबर में लैंडिंग करी और यहाँ पर मौसम अभी एकदम वर्स नहीं है, तो हम धीरे धीरे करके इस चीज़ में अडेप्ट भी कर रहे हैं। करेक्ट। तो टिकट्स हमारी बुक हो गई। हमने टिकट्स जो बुक करी मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर के लिए करी। टिकट्स में अब हमारी मील्स ऑफ कोर्स एयर इंडिया में हमने एयर इंडिया की टिकट्स बुक करी थी। डायरेक्ट फ्लाइट करी थी, बेबी की वजह से हॉल्ट नहीं लिया था क्योंकि फ्लाइट चेंज करना बच्चे के साथ अगेन थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है, योर चॉइस। आप कुछ लोग हॉल्ट प्रेफ़र करते हैं कि थोड़ा-सा उन्हें रिलैक्सेशन हो जाएगा, फ्लाइट से नीचे उतरेंगे, थोड़ा-सा घूम लेंगे क्योंकि आप डायरेक्ट हमारी 19 से 20 घंटे की फ्लाइट थी। तो वो हुँ, डायरेक्ट फ्लाइट कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल होती है, कुछ लोगों के लिए चैलेंज होती है, वो अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस होती है। हमने डायरेक्ट फ्लाइट ली थी, उसमें भी बीच में एक हॉल्ट था लेकिन वो रिफ्यूलिंग के लिए था अप्रॉक्सिमेटली 1 आवर का। हुँ। वियना एक में हमारी फ्लाइट रुकी थी। 1 से डेढ़ घंटे का। हाँ, उसमें सिर्फ रिफ्यूलिंग हुई थी, फ्लाइट ओपन नहीं हुई थी, पैसेंजर्स नीचे नहीं जा सकते थे, रिफ्यूलिंग हुई और 1 से डेढ़ घंटे में वापस से वियना से फिर डायरेक्ट कनाडा आई थी। उसमें उनकी स्टाफ चेंज होता है, रिफ्यूलिंग होती है, बस इतना ही होता है। आप मतलब पैसेंजर्स उसमें से फ्लाइट में से बाहर नहीं आ सकते। तो हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी 19 घंटे की, 2 अक्टूबर की रात की थी, तो बेसिकली 3 अक्टूबर लग गया था, 1:35 एएम की हमारी फ्लाइट थी। और इस टिकट पे जो हमें बैगेज मिला था वो पर पर्सन 23 केजीज़ के 2 बैग्स अलाउड थे चेक इन में और 7 केजीज़ का केबिन में। तो बेसिकली हमारे 23 केजीज़ के पर पर्सन के हिसाब से 6 बैग हो गए थे, 6 सूटकेसेस 23 केजीज़ के, 2 ईच। हुँ, बच्चे की ऑल्दो टिकट थोड़ी कम की थी हाँ, कंपैरेटिवली, शायद हमारी 42,000 या 45,000 के अप्रॉक्सिमेट थी दोनों की, बच्चे की हमें टिकट पड़ी थी 36,000 की। रफली लेकिन हाँ, रफली बट बैगेज उसमें भी 2 सेम था। बैगेज थे 23 केजीज़ के और 1 7 केजीज़ का। अब इसमें थोड़ा-सा ये हुआ था कि जब हमने टिकट बुक करी थी क्योंकि हमने पहले कर ली थी, उसके बाद आप सबको पता होगा तो अहमदाबाद क्रैश के बाद थोड़ा-सा पॉलिसीज़ में इनके चेंज आया, जिसमें इन्होंने जो चेक इन बैगेज है वो सिंगल कर दिया था पर पर्सन 23 केजीज़ का। तो वो हमें जब पॉलिसी अपडेट हुई तो पहली बात तो हम डाउट में थे कि क्या ये चेंजेस हमारे लिए भी है, क्योंकि हमने पहले से जब टिकट बुक करी थी तब 23 केजीज़ के 2 बैग्स अलाउड थे पर पर्सन। तो हमने इसके रिगार्डिंग वहाँ बात करी उनके असिस्टेंट्स पे एयर इंडिया के, तो उन्होंने इन्फॉर्म करा जो टिकट्स ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, जिनके टिकट बुकिंग के टाइम पे अगर पॉलिसी 23 केजीज़ के 2 बैग्स की थी, तो वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जो फर्दर टिकट्स बुक कर रहे हैं उनका पर पर्सन 23 केजीज़ का सिंगल बैग अलाउड है। तो उस चीज़ का हमें बेनिफिट रहा और अभी इनकी यही पॉलिसी थी ड्यू टू सेफ्टी रीज़न्स। अब फर्दर चेंज हो जाए तो वी हैव नो आइडिया, बट अभी तक यही पॉलिसी थी। तो ब बैगेज में अगेन हमें जो मैंने आपको बताया वो अमाउंट अलाउड
था बैगेज का, जिसकी वजह से हमें अप्रॉक्सिमेटली 150 केजीज इन टोटल अलाउ हो गए थे, और जो कि हमारे लिए सफिशिएंट थे, बट डिस्पाइट हमारा थोड़ा सा ओवरवेट गया था, वो मैं इवेंचुअली बताती हूँ लेकिन आपको। जब आप पैकिंग करना स्टार्ट करते हो तो 150-160 किलो भी कम पड़ जाता है। पड़ जाता है वो। वो हम ऑफ लगता है कोर्स वीडियो बनाएंगे क्या क्या। स्टार्टिंग में कि वो काफ़ी बहुत वेट सारा है, है। लेकिन जब आप पैकिंग करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आप एक अपनी कंट्री पूरी चेंज कर रहे हो, मतलब एक देश पूरा चेंज कर रहे हो, तो आपको सामान जीरो से स्टार्ट करना ज़ीरो है, से स्टार्ट करना है, सब तो कुछ चाहिए, सामान आपको बहुत कुछ चाहिए होता है। और स्पेशली अगर बेबी हो तो बिल्कुल, सब कुछ चाहिए, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें। तो हाँ, टिकट बुक करने के बाद ये जो टिकट के हमारे इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स थे वो हमने आपको बताए। अब बात आती है चेकलिस्ट की। हम प्रेफर करते हैं चेकलिस्ट बनाना, तो हमने एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड रजिस्टर बना रखा था, घर में रखा हुआ था वो हैंडी। उसमें अलग अलग हेड्स बना लिए थे हमने, फॉर एग्जाम्पल दीपेश के, ऐश्वर्या के, हृदित के, और हृदित हमारा बेबी, और एक जनरल हेडिंग थी, एक मेडिसिन की थी, एक किचन की थी, ग्रोसरीज की, एक यूटेंसिल्स की थी, तो हमने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग डाल दी थी। अब अगर आप ये सोचो कि आप एक दिन बैठ के वो सारी चेकलिस्ट बनाओगे, सारे आइटम्स लिखोगे, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जैसे जैसे आपको याद आते जाए, आप डेली में यूज कर रहे हो। जैसे मैं उठी, मैंने ब्रश यूज करा, तो ऑफ कोर्स मैंने ब्रश लिख दिया कि मैं उठने के बाद ये सारी चीजें यूज होती हुई, ये सारी चीजें चाहिए। तो चेकलिस्ट आपकी धीरे धीरे बनती रहेगी टिल द टाइम यू गो, तब तक आपकी चेकलिस्ट ही अपडेट होती रहेगी। बट हाँ, बेटर है कि आप हैंडी जिस दिन टिकट बुक करो उस दिन रजिस्टर बना के रख लो, हुँ, जो जो चीजें आपको याद आती जाएंगी आप लिखते चले लिखते जाओ जाना, उसमें, धीरे-धीरे लिखते चले जाओ, बेटर क्योंकि रहेगा, बहुत लंबी लिस्ट बनती है, बहुत ज्यादा। और सोचोगे कि एक दिन में बैठ के आप लिस्ट बना लोगे, वो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ फिर आप मोटा भूल जाओगे। हम्म। तो हमने वो चेकलिस्ट का रजिस्टर पहले ही बना लिया। डेट हमने 2 अक्टूबर, मैंने आपको बताया, सेलेक्ट करी थी ड्यू टू दशहरा। और चेकलिस्ट बनाने के बाद चेकलिस्ट में क्या क्या इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स है, क्या आपको पैक करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी फाइनली डे आया जब हमको जाना था, कनाडा के लिए निकलना था। हमारा वेब चेक इन हो गया था, क्योंकि हमारी 2 अक्टूबर मिडनाइट के बाद की फ्लाइट थी। 1 अक्टूबर को हमारा वेब चेक इन हुआ था। हुँ, वेब चेक इन हमने करा, और उसी टाइम हमने सीट सेलेक्ट करी थी अपनी, जो सीट सिलेक्शन का ऑप्शन हमारे पास था, तो हम बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने प्रेफ़र किया था कि जहाँ पर हमें थोड़ा लेग स्पेस भी मिल जाए, और अगर लंबी फ्लाइट है, खड़े होने का अगर हमें मन किया या बच्चे को कहीं घुमाना पड़ा फ्लाइट में, तो आपके पास थोड़ा-सा स्पेस हो, तो हमने नियर टू द रेस्टरूम्स, नियर टू द वॉशरूम जो सीट्स अवेलेबल थी, मैंने उसमें वो बुक कराई, हाँ, और मतलब फ्रंट में भी वो सीट्स होती है ज्यादा लेग स्पेस होती वाली, हैं लेकिन वो लेग ऑलरेडी स्पेस की, फिल वो थी। ऑलरेडी बुक थी। हाँ। और इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया था, वो लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए पर टिकट मैंने एक्स्ट्रा पे किया था। और प्रेफर करिए बच्चे के साथ विंडो सीट लो, हमने विंडो सीट ली बिल्कुल, थी। सेंटर में भी, क्योंकि वो तीन 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 का कॉम्बिनेशन था, 3 रोज थी विथ 3 सीट्स ईच। तो हमने विंडो साइड वाली 3 सीट्स ली थी, हम तीनों थे, तो हमें साथ में वो सीट्स मिल गई थी। उसका अमाउंट हमने ऑनलाइन पे किया था बिल्कुल, वेब चेक इन के टाइम पे। तो हमारा वेब चेक इन 1 अक्टूबर को हो गया। 2 अक्टूबर ऑफ कोर्स हमारी मॉर्निंग से तैयारियां शुरू हो गई, पैकिंग की, फाइनल वेट्स की। अब जब हमारे वेट्स हुए, फर्स्ट को हमने वेट करा सारे लगेज का, तो 153 अप्रॉक्सीमेटली हमारा अलाउड था। 159 अलाउड था, 159 अलाउड था, और हमारा और वेट क्रॉस कर रहे थे हम। 169 अप्रॉक्स हुँ, जा रहा था, 10 केजीज लगभग अप्रॉक्सीमेट 170 के आसपास हम पहुँच गए थे। पहुंच गए थे। तो हमें क्वेश्चन था कि इसका क्या, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस चीज़ को थोड़ा-सा ये मैनेज करना चाह रहे थे कि अगर हमें लग रहा है हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो बेटर है कि वो उतना वेट निकाल दें और वो हुँ, चीज़ वहाँ जाके खरीद लेंगे। तो हमने वहाँ एयर इंडिया पे बात करी, उनके कॉल सेंटर पे, तो उन्होंने हमें बताया कि ओवरवेट में टिल 9 केजीज़ आपको ₹1000 पर केजी के हिसाब से देना है। अबव 9 केजीज़ टू 15 केजीज़ आपको 15,000 देना है, इर्रिस्पेक्टिव, चाहे 9 किलो, चाहे 10 किलो, चाहे 15 किलो। 15 किलो तक आपको 15,000 देना है। 15,000 एंड अबव अप टिल 23,000 आपको पूरा एक सूटकेस का पेमेंट करना अप टू होगा, व्हिच 23 केजीज़। 23 केजीज़, सॉरी। पूरे सूटकेस का पे करना होगा, व्हिच इज़ 23,000। तो हमारा 9 केजी का अप्रॉक्सिमेटली हो रहा था, तो हमें था कि ठीक है 9,000 हमारे एक्स्ट्रा लगेंगे, व्हिच इज़ ओके, हम पे कर सकते हैं। तो हमने अपना कुछ सामान निकाला नहीं,
प्लस हमने उनके पास ऑप्शन था कि आप उसी समय ऑनलाइन पेमेंट करके अपना बैगेज का इशू सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने उस समय ऑनलाइन पेमेंट नहीं करी कॉल सेंटर के फ़ोन पे, क्योंकि हमें ये डाउट था कि प्रोबेबली हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा वेट जो है हमारा वो जाने दें चेक इन के टाइम पे, एक्स्ट्रा बैगेज का वेट अमाउंट ना ले, क्योंकि हमने इससे पहले जब इंटरनेशनल ट्रिप मारा था उसमें भी हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा वेट था और हमें कोई बट अमाउंट वो नहीं देना, बाईपास हो गया था वो वो चीज़। हाँ, उस समय हमें कोई अमाउंट नहीं देना पड़ा था, तो हमें था कि हो सकता है कि ना देना पड़े, तो हम ऑलरेडी पहले से क्यों दें? तो हमने कॉल पे पेमेंट नहीं करी और हम अपना एक्स्ट्रा बैगेज लेके 2 अक्टूबर को फाइनली निकले। बैगेज बहुत सारे थे, 9 हमारे सूटकेसेस थे, तो एक गाड़ी तो हमारी सूटकेस की ही गई थी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम बोलेंगे कि जब आप एयरपोर्ट के लिए निकले तो ऑन एन एवरेज 2 टू 3 आवर्स का गैप लेके निकले, क्योंकि आपको इंडियन एयरपोर्ट पहुंचने में गुड़गांव क्रॉस करना पड़ेगा। कभी कभार आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है। बिल्कुल। तो हमने 3 घंटा पहले हम निकले थे, प्लस हम दशहरे वाले दिन की हमारी टिकट थी, तो हमें थोड़ा सा डाउट था कि हमें जाम मिल सकता है, ट्रैफिक जाम मिल सकता है, प्लस उस दिन बारिश हो गई थी। तो उसकी वजह से हमने सेफर साइड 3 घंटे का लेके चला, लेकिन आप ऑन एन एवरेज 2 घंटे डिपेंडिंग कि आपका कितना कितना दूर, डिस्टेंस है हाँ, आपका कितना ट्रैवल करने का? डिस्टेंस है। एयरपोर्ट से कितना दूर रहते हाँ, हैं तो आप? बेसिकली आप एयरपोर्ट का कम से कम जो आपके टिकट की फ्लाइट है, आप एयरपोर्ट एयरपोर्ट का 2 घंटा लेके चलो, क्योंकि आपके चेक इन में, वेब चेक इन में, सिक्योरिटी चेक इन में थोड़ा सा आप स्नैक्स भी लोगे, थोड़ा सा रिलैक्स भी करोगे, कभी कभी टाइम लग जाता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, तो आप एयरपोर्ट एयरपोर्ट का अंदर का 1 आवर टू 2 आवर्स का लेके चलिए। अब क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी थी, फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, तो हमें पता था कि एयरपोर्ट पे भी हाफ एन आवर टू 1 आवर लगेगा सबको सी ऑफ करने में, तो वो भी आप अगेन एयरपोर्ट से पहले, मतलब सी ऑफ का भी टाइम मार्जिन लेके चलिए, वो भी कंसिडर कीजिए। तो ये सारे फैक्टर कंसिडर करते हुए हमने 3 आवर्स पहले का पहुंचने का, एयरपोर्ट पहुंचने का 3 घंटा पहले का रखा था, क्योंकि आधा से 1 घंटा हमें एयरपोर्ट के बाहर लगेगा सी ऑफ में और 2 घंटे एयरपोर्ट के अंदर के। तो हम इंस्टेड निकले थे 2 घंटा पहले घर से। 5 आवर्स का हमारा टोटल गैप था, एयरपोर्ट पहुंचने तक के 2 घंटे और एयरपोर्ट के बाद 3 घंटे। हम पहुंच गए थोड़ा जल्दी, ट्रैफिक जाम हमें नहीं मिला, 1 आवर 1.5 आवर में हम पहुंच गए थे। हमें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लगा सबको, और जो हमने टाइम सोच के चला था एयरपोर्ट एंट्री का, विच इज 3 आवर्स बिफोर, वो हमने कर लिया था एंटर इजीली। एयरपोर्ट एंटर करने के बाद हमारे पास सामान बहुत था, और ट्रॉली खींचने के लिए सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे, और हमारे पास 3 ट्रॉली थी 9 सूटकेसेस के लिए। तो एयरपोर्ट पे, इंडिया पे अच्छी बात थी कि आपको एयरपोर्ट असिस्टेंस मिल जाता है, आपको अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। वहां पर हो सकता है आपके पास सर्विस के लिए लोग आए कि आप पे करके हम आपकी हेल्प कर देंगे, जरूरत नहीं है। आप जैसे एंटर करोगे गेट में, वहाँ एयरपोर्ट असिस्टेंस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो आपकी ट्रॉली चेक इन काउंटर तक ले जाने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल। हमारे को इजीली वो हेल्प मिल गई थी। अब चेक इन काउंटर का तो चेक इन काउंटर पे हम पहुँचते हैं, और चेक इन काउंटर पे पहुँच के जब हमने अपना लगेज जो है वो वे करवाया, ऑब्वियस सी बात है हमें पता था कि वो एक्स्ट्रा है। और जब उन्होंने सारे लगेज वे करे तो उन्होंने हमारा बेसिकली केबिन बैग्स जो होते हैं वो भी वे करवाए, क्योंकि उनको डाउट था कि बिकॉज़ केबिन बैग आपके वे नहीं होते हैं, मतलब उनको यूजुअली यूजुअली उनको वेट नहीं किया जाता है। और जो आपके जो चेक इन बैग्स होते हैं जो फ्लाइट के अंदर जाते हैं, वो डेफ़िनेटली उनको पता था कि अगर ये एक्स्ट्रा हैं, तो उनको थोड़ा-सा डाउट आया हमारे पे, तो उन्होंने हमारे केबिन बैग्स भी उन्होंने वे करे। तो जब हमारा एक्स्ट्रा वेटेज निकला तो अब हमारी बात आई थी, जो कि हम पहले बात करके आए थे, कस्टमर केयर पे बात करके आए थे। हमें पता था कि हमारा कितना वेट एक्स्ट्रा है। लेकिन वहाँ पे पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट हुँ। हमको पता लगी कि अगर आप एयरपोर्ट पे पेमेंट कर रहे हो एक्स्ट्रा वेट की, तो आपको पूरे एक फुल बैगेज का पेमेंट करना है। और वो पेमेंट काफ़ी ज़्यादा थी मेरे लिए उस टाइम ऑन स्पॉट पे करना। फिर हाँ, मैंने अगर उसमें भी हमारा 15 केजीज़ एंड अबव कुछ हो रहा था, हाँ, तो पूरे 15 सॉरी 10 केजीज़ एंड अबव जा रहा था, तो पूरे बैगेज का पे करना है 23,000। तो हमें ये थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि कॉल सेंटर पे हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिली थी, अबव 15,000 हमें पूरे बैगेज का देना था, यहाँ अबव 10,000 पे वो ले रहे थे। थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हुई, बच्चे के साथ हम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे। चेक इन में आई गेस हमें 45 मिनट्स लगे। आराम से 45 मिनट लग गए थे। 45 मिनट्स लग गए थे, और
फिर बहुत कोऑर्डिनेशन के बाद हमारी एक फ्रेंड भी थी नोन में एयर इंडिया में जो वर्क करती है, उनसे बात करने के बाद बहुत कोऑर्डिनेशन के बाद उन्होंने हमको ओवरवेट 12,000 का चार्ज। ओवरवेट का चार्ज किया था, दैट्स इट। बेसिकली उन्होंने हमारे को जितना हमारा वेट था उस पे चार्ज नहीं किया, उन्होंने एक लमसम चार्ज किया 12,500 रुपये, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ जो बेनिफिशियल है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको पता है, अगर आपका ओवरवेट है और आप जेन्युइनली जानते हो कि आपका चाहे 10 किलो है, चाहे 12 किलो है, चाहे 15 किलो है, वो कितना भी हो सकता है, मेरा सजेशन ये है। और एयरपोर्ट पे जो असिस्ट कर रहे थे हमें, उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया कि अगर सर आपको ये चीज़ ऑनलाइन पता लगी थी, तो आपको ये चीज़ 6 से 8 घंटे पहले ऑनलाइन ही बुक कर लेनी चाहिए थी। वहाँ पर आप कम अमाउंट पे करके आप अपना ये चीज़ आगे एक्सेस कर सकते हो। अब ऑन द स्पॉट अगर आप एयरपोर्ट पे ये सर्विस लेते हो तो ऑब्वियसली वो आपको कॉस्टली पड़ेगी। ट्रू। तो ये एक हमें एक्सपीरियंस था, हुँ। और ये एक्सपीरियंस से ही आदमी सीखता है। तो मतलब जिस चीज़ के हम शायद 9,000 पे करते हैं ऑनलाइन, वो हमें अभी वो 12,500 भी एक्स्ट्रा पे लड़के करना मैंने पड़ता है। 12,500 पे पहुंचा था, नहीं तो मेरे हाँ, को वो मोटा मोटा अच्छा सा पैसा काटते। तो वहां से फिर हम बड़े आगे सिक्योरिटी चेक के लिए, और सिक्योरिटी चेक पे भी हमें कुछ ऐसा कोई बड़ी चीज फेस नहीं हुई। सब क्लियर था। सब क्लियर था, लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ पर हमारे बच्चे के टॉयज हम कैरी कर रहे थे, जो कि हमने उसके कुछ टॉयज हैंडी रखे हुए थे, क्योंकि फ्लाइट लंबी थी, और लंबी फ्लाइट में बच्चे को एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉयज चाहिए रहते हैं। तो उसके कुछ टॉयज ऐसे थे जिसमें साउंड्स आती हैं, उसका उसका फेवरेट टॉय है डायनासोर। तो उसमें साउंड्स आती हैं, तो उस पे हमारे को एक इशू उठा था कि एक तो वो बैटरी वाले टॉयज होते हैं, तो उसमें ये इशू उठा था कि जैसे वो साउंड है तो उसकी वजह से कोई फ्लाइट में डर ना जाए। तो लेकिन ये था कि हमने पुलिस वाले को कन्विंस किया कि ये टॉय हम यूज़ नहीं करेंगे, सेपरेट रख देंगे। तो वो हमें एक थोड़ा-सा ग्रेस पॉइंट मिल गया था उसमें, तो हुँ। हमें अलाउंस मिल गई थी उस चीज़ के लिए। उसके बाद फिर हम फर्दर बढ़े अपना फिर आगे। हमारा ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया था, फिर हम हुँ, गए, हमने थोड़ा-सा रिलैक्स करा, थोड़ा-सा खाना खाया। हमें था कि हमें एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन वो अनफॉर्च्युनेटली नहीं मिला, हमारे कार्ड्स कुछ न्यू रिवाइव होकर आए थे, तो वो हमें नहीं मिला लाउंज एक्सेस। हम नॉर्मल फूड कोर्ट गए थे, हमने वहाँ अपना डिनर वगैरह करा। उसके बाद डिनर के दौरान ही हमें मेल आ गया था अप्रॉक्सिमेटली हाफ एन आवर पहले, क्योंकि हमारी फ्लाइट 1:35 की थी। इनफैक्ट 1 आवर पहले मेल आ गया था कि हमारा जो गेट नंबर है, वो चेंज हुआ वो है। कौन-सा है, एंड हुँ, इवेंचुअली एक और सेकंड मेल आया क्योंकि वो चेंज हो गया था। तो वो हमें डायरेक्ट एमएक्स से आ गया था गेट नंबर का भी। फिर हम फ्लाइट से हाफ एन आवर पहले गेट के नियर बाय वेटिंग एरिया में जाके बैठ गए थे। हमारी फ्लाइट थोड़ा-सा लेट 1:35 पे वो स्टार्ट होनी थी, वो आई गेस 2 2 अप्रॉक्सिमेटली 2:10 हाँ, के अराउंड चली थी। टेक ऑफ हुआ था। तो फ्लाइट टेक ऑफ के समय हम थोड़े से डरे हुए थे अहमदाबाद क्रैश की वजह से। ऑफ कोर्स हम बस प्रे कर रहे थे। क्योंकि हम एयर इंडिया में जा रहे थे, और हम एयर इंडिया में एयर जा रहे इंडिया का थे। जो चार्ट है वो कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, तो तो सभी हमें डरे हुए एक्चुअली थे। हाँ, थोड़ी रीज़नेबल टिकट मिली एयर इंडिया की ऑफ कोर्स, और डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ एयर इंडिया की है, और तो किसी भगवान भरोसे हम अ, फ्लाइट में बैठे। एयर फ्लाइट की डायरेक्ट नहीं होती है बेसिकली, और किसी कंपनी की कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं अवेलेबल थी, या अगर थी तो आई गेस बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव थी, थी, काफ़ी कॉस्टली बहुत थी। कॉस्टली थी, डबल का ऑलमोस्ट फर्क था। तो हाँ, हमने अपनी लाइफ के साथ रिस्क लिया, बट सेफली हम टेक ऑफ कर गए। टेक ऑफ के समय अगेन जिनके बच्चे हैं वो बेटर है कुछ कैंडी, अगर थोड़ा-सा और बड़ा बच्चा है तो आप च्युइंगम कैरी कर सकते हैं। हमारा छोटा था, च्युइंगम्स नहीं खाता था, तो लॉलीपॉप हो गई, दूध की बॉटल अगर बॉटल है या ब्रेस्ट फीड पे है, तो बेटर है। सजेशन यही है कि टेक ऑफ के समय, क्योंकि बेबीज़ के ईयर ब्लॉक हो सकते हैं, तो आप उनके मुँह में कुछ च्यू करने के लिए डाल दें, कुछ बिल्कुल। खिला दें, दूध की बॉटल लगा दें। ब्रेस्ट फीड पे बेबी है तो आप उस समय फीड कराएँ, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो नहीं बता पाएँगे, और अगर गलती से उनके कान ब्लॉक हो गए, तो तो बहुत chaos हो जाएगा पूरी आपके लिए। फ्लाइट में वो बच्चा आपको परेशान करेगा। बहुत chaos हो जाएगा। हमारा बेबी को ऑलमोस्ट स्लीप टाइम था, तो हमने उसको दूध की बॉटल लगा दी थी, और वो दूध पीते-पीते इनफैक्ट सो गया। बिल्कुल। 8 टू 9 आवर्स के लिए फॉर नेक्स्ट, रात का टाइम था। तो हम उसको सुलाने के बाद हमें फर्स्ट मील मिला था, जो कि फ्लाइट टेक ऑफ के 1 आवर के बाद आया था। जिसमें फर्स्ट मील में हमें मिला था वेज रोल। हमारा हुँ, मील जो थे वो दोनों वेज वेजिटेरियन रोल थे। एंड टी। तीनों मील्स वेजिटेरियन थे, और वो हमें वेज रोल मिला था, हमने वो वेज रोल खाया, एवरेज था, ठीक था टेस्ट में भी। तो
एयर हाँ। एयर इंडिया का खाना एवरेज मिलेगा, कुछ आप सोच के जाओगे बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा तो लेकिन अनबेरेबल वो नहीं है, नहीं। कुछ मैंने देखा है लोग बोलते हैं कि हाँ, इंडिया का खाना खाने लायक है, बकवास है, खाने लायक है, ठीक होता है। ऐसा नहीं खाने लायक है। हाँ, और एयर टेस्टफुल है। इंडिया की टेस्टफुल भी है, और जैसे सीट्स के ऊपर भी कुछ डिस्कशन होता है, हमने भी बहुत वीडियोस देखी थी कि सीट टूटी हुई होती हैं, मतलब हमने कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा। नहीं किया। और हाँ, जो स्क्रीन थी ऑब्वियस सी बात है स्लो थी उसकी स्क्रीन, क्योंकि एयर इंडिया की बहुत फ्लाइट्स एडवांस नहीं है एडवांस स्क्रीन्स। नहीं है, और कनाडा में बहुत आती जाती रहती हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निकली आप कह सकते हो कि हाँ, हाँ, जो उनकी स्क्रीन्स थी वो कुछ वर्किंग थी, कुछ कुछ नॉन नॉन वर्किंग थी। वर्किंग थी। हाँ, तो वो चीज़ है, तो बेटर है आप अपने बच्चे के लिए थोड़ी-सी वीडियोज़, प्यार वीडियोज़ फ़ोन में, मूवीज़, यूट्यूब वीडियोज़ थोड़ा-सा डाउनलोड करके जाएँ, ताकि क्योंकि वहाँ स्क्रीन्स चले ये ज़रूरी नहीं है। हमारी 3 में से 1 स्क्रीन चल रही थी, 2 नहीं चल रही थी, और तो हमारे लिए वो हैंडी था, फ़ोन में वीडियोज़ डाउनलोड करके जाना बच्चे के लिए। फिर मॉर्निंग हुई हमारे, हम आराम से 7 टू 8 आवर्स के लिए सो गए, हमारी 3 सीट साथ में थी, एंड लकीली हमारे जो साथ में जो और 3 सीट्स थी उनमें से 1 सीट एम्प्टी थी। तो जब सोने का टाइम आया, मेरे हस्बैंड वहाँ शिफ्ट हो गए, तो हमने 2 सीट मिला के अपने बेबी को वहाँ आराम से ईज़िली सुला दिया। और जब हम मॉर्निंग में उठे तो हमारी सेकंड मील आई, जिसमें ब्रेकफ़ास्ट था, और ब्रेकफ़ास्ट में हमें मिला था इडली सांभर और उपमा। तो उसमें टी एंड कॉफ़ी थी, ब्रेड बटर था, और मीठे में डेज़र्ट में कस्टर्ड था। हुँ, नहीं सॉरी, योगर्ट कस्टर्ड था। भी था और योगर्ट भी आया था, हाँ, मीठा। मीठा कस्टर्ड भी था, करेक्ट, और योगर्ट भी था, मैंगो योगर्ट हमारा था। हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि एयर इंडिया में एक फ्रेंड है, जिन्होंने थोड़े से सजेशंस हमें दिए थे फ्लाइट के दौरान, तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक चीज़ बोली थी कि टी एंड कॉफ़ी वहाँ की मत लेना, हुँ, बेटर है अपनी कैरी करना, जो कि यूजुअली वो कैरी करती है जब उसकी फ्लाइट होती है। एक चायोस का हमने जो कैरी किया था उसके सजेशन पे, एक इंस्टेंट चाय करके आता है, ब्लिंकिट पे मिल जो जाएगा कि आपको। ब्लिंकिट पे मिल जाएगा, स्टोर्स पे मिल जाएगा, चायोस पे मिल जाएगा। इस तरह का वो होता है। ये इंस्टेंट चाय है चायोस की, हमने ऑर्डर करी थी मसाला चाय। इसमें अलग-अलग फ्लेवर्स होते हैं, तो बेसिकली ये मसाला चाय थी, इसमें सारे मसाले थे, इलायची, जिंजर और आपका दालचीनी, सबका एक ये पाउडर मिक्स होता है। सिंगल पाउच आप 1 कप गरम हॉट बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, स्टर करेंगे, आपको लिटरली टेस्ट आएगा जैसे आपने अभी गैस पे ऑथेंटिक चाय देसी बनाई चाय है, का टेस्ट देसी आएगा चाय, आपको। घर की चाय। तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगी इंस्टेंट चाय ज़रूर कैरी करना, जो चाय के शौकीन हैं, आपको बहुत हैंडी और बहुत टेस्ट वाली चाय मिलेगी। आप वहाँ की चाय नहीं पी पाओगे फ्लाइट की। तो ये था हमारा ब्रेकफ़ास्ट। फिर अच्छा, वहाँ जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, जो अल्कोहल लेते हैं उनके लिए अल्कोहल, ये अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट है। या आप वहाँ पर कभी भी मँगवा सकते हैं अल्कोहल में, कोल्ड ड्रिंक्स में, जूसेस में। लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बट हाँ, वो आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। फिर हमने थोड़ा-सा नॉर्मल अपना चिल करा, बच्चे ने टॉयज़ खेले, वीडियोज़ देख के हम टाइम पास वगैरह कर रहे थे। फिर वहाँ पर हमारा लंच आया था। लंच में जो था वो राजमा चावल और आलू मटर था, चपाती नहीं थी, ब्रेड बटर था, और एक मीठे में केक, पेस्ट्री आई थी बेसिकली। तो ये हमारा थर्ड मील था। और उसके बाद हमारा स्टॉप हुआ था वियना में, मैंने आपको बताया रिफ्यूलिंग के लिए 1 एंड अ हाफ आवर का, तब इनका स्टाफ चेंज हुआ था, जो फ्लाइट स्टाफ था एंड क्रू था बेसिकली। एंड उसके बाद फिर अगेन हमारा टेक ऑफ हुआ, उसके बाद हमारे शायद 4 टू 4 आवर्स का अप्रॉक्सिमेटली और लैंडिंग ट्रैवल बचा था, लास्ट 4 टू मील आई 5 थी शायद आवर्स का। उसमें एक। उसमें एक लास्ट मील आई थी जिसमें हमें कोल्ड सैंडविच मिला था। वो कंपैरेटिवली बाकी मील से थोड़ा कम अच्छा था। हुँ, वो हमसे नहीं खाया गया था, वो इतना कम अच्छा था। वो स्पिनच और कॉर्न का कोल्ड सैंडविच था, और उसकी जगह फिर हमने एक्सचेंज में ब्रेड ले ली थी उनकी, ब्रेड बटर ही खा लिया था, कोल्ड सैंडविच नहीं खाया गया था। तो वो हमें था, बाकी इसके अलावा बच्चे के साथ आप अगर मिल्क वगैरह कैरी कर रहे हो, आप उनको दे सकते हो, फ्रिज में स्टोर कर लेंगे, आपको हॉट गरम करवाना है, वो गरम कर देंगे। तो ये सब फैसिलिटी आपको ईज़िली अवेलेबल होती है। एट टाइम्स आपको फ्री मिल्क में मिलता है, बेबीज़ के लिए आप फ्री मिल्क ले सकते हैं। अच्छा, पुडिंग ले बेबीज़ सकते के हैं, लिए पुडिंग, हाँ, हाँ, फूड अवेलेबल है। आप जब मील सेलेक्ट करते हैं अपनी ऑनलाइन ना, जब आप टिकट बुक करते हैं एयर इंडिया के ऐप पे जाके आप अपने मील्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने वेज मील सेलेक्ट करी है, उसके अलावा एक बेबी मील का ऑप्शन होता है। आप वो टिक करिए कि आपको सिंगल बेबी मील भी चाहिए। तो बेबीज़ के लिए थोड़ी अलग मील्स होती है, दलिया, खिचड़ी
और ओट्स हो जाएँगे, तो इस तरह के वो प्री पैक्ड फूड्स होते हैं। इसके अलावा हम ये सजेस्ट करेंगे स्पेशली अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कि आप थोड़ा-सा अपना घर का खाना लेके जाओ क्योंकि यार अल्टीमेटली जो पैक्ड फूड्स आपको फ्लाइट में मिल रहे हैं ये फ्रोज़न होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के साथ मिलेंगे प्रिजर्वेटिव्स के आपको। साथ होते हैं। तो बच्चे के साथ हमने क्या करा था, हमने थोड़ा-सा आलू पराठा, नमक अजवाइन का पराठा रख लिया था, करेले रख लिए थे क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जल्दी से खराब नहीं होंगी। हुँ, आप करेले रख लो, भिंडी रख लो, हम भिंडी और करेले लेकर आए थे, थोड़े से होममेड पराठे लेकर आए थे एंड यू वोंट बिलीव वो हमारे 1 दिन बाद तक चले थे, बिल्कुल। खराब नहीं हुए थे। तो बेटर है आप बच्चों को ये सब चीज़ें दिलाओ, अपना कोई कोल्ड सैंडविच रख लिया, बच्चे के लिए पोहा रख लिया। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो ईज़िली 2 दिन तक चल जाएँगे और वैसे भी हम अक्टूबर के मंथ में आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो बच्चे को हमने वही प्रेफ़र करा खिलाना और फिर फाइनली हमारी 3 अक्टूबर को फ्लाइट लैंड करी। 3 अक्टूबर इंडिया टाइम के हिसाब से नाइट हो रही थी। यहाँ पर हम 12 हमारी लैंड कर गए साढ़े थे। 11 12 बजे के आस-पास हम हम लैंड कर गए थे। लैंड कर गए थे। लैंड करने के बाद का जो प्रोसेस था उसके बाद का जो प्रोसेस था वो हमारा मोटा-मोटा पहले तो हमारी लगेज कलेक्शन था। तो जो हमारी बेल्ट थी 2 बेल्ट पे सामान उम, आया वहाँ कट से। लगेज कलेक्शन बाद में हुआ था, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। इमिग्रेशन के बाद हुआ था याद है? उसके बाद हम लगेज उठा के चले हाँ, गए थे। तुम सीधा प्रोसेस शुरू करना, हम वहाँ पर कट कर देंगे ना, जब मैं तुम्हें बोला था इमिग्रेशन प्रोसेस। 1, 2, 3 स्टार्ट। तो जब हमने लैंड कर लिया उसके बाद हम इमिग्रेशन प्रोसेस की तरफ आगे बढ़े। तो वहाँ पर 2 तरीके की लाइन्स थी, जो एक पीआर कार्ड्स वालों की लाइन थी, जिनके पास ऑलरेडी पीआर कार्ड था और जो लोग इमिग्रेशन के लिए फर्स्ट टाइम आ रहे थे या जो स्टूडेंट वीज़ा पे थे या जो टूरिस्ट थे, जो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं या कुछ लोग जो हमारे जैसे थे जो कि पीआर वीज़ा पे आए थे, न्यू न्यू इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स थे, उनके लिए एक सेपरेट लाइन थी। वो सेपरेट लाइन बढ़ रही थी आगे टुवर्ड्स अ कियोस्क। कियोस्क एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एयरपोर्ट पे एक सिस्टम पे मिलेगा और वहाँ पर आपको हर पासपोर्ट की एंट्री करनी है। बेसिकली वहाँ छोटी-छोटी स्क्रीन्स थी, स्क्रीन्स थी, काफ़ी सारी मल्टीपल डिजिटलाइज़्ड चीज़ हाँ, थी। एटलीस्ट 5 टू 6 स्क्रीन्स थी, सब पे आप जाके मतलब एक एक पैसेंजर ने एक-एक स्क्रीन पे अपना कुछ क्वेश्चन्स होते हैं कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जैसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछेगा वो और आप किस पर्पस पे आए हो, आपका जो वीज़ा है वो किस लाइक टूरिस्ट वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है या पीआर वीज़ा है वर्क वीज़ा या हाँ, वर्क वीज़ा है, तो वो आपको वहाँ पर एंट्री डालनी होती है और आपकी एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब बेसिकली आपका पासपोर्ट की एंट्री डिटेल या आपकी जो पूरा वीज़ा की डिटेल है वो उसमें डलेगी और वो डालने के बाद आपकी सेपरेट फ़ोटोग्राफ होती है ऑन द स्पॉट डिजिटलाइज़। वो प्रोसेस होने के बाद एक टिकट जनरेट होता है, वो टिकट जनरेट होने के बाद आप फर्दर आगे लाइन में बढ़ते हो टुवर्ड्स द इमिग्रेशन ऑफिसर जो कि आपको फर्दर स्टैम्प करके देगा आपके डॉक्यूमेंटेशंस को और उसके लिए फिर हम आगे बढ़े थे, वो प्रोसेस फिर अब ऐश्वर्या बताएँगी। तो उस प्रोसेस के बाद टिकट लेने के बाद हमें गाइड किया गया था, एक सेपरेट रूम था, वहाँ अगेन लाइन थी। वन आफ्टर द अदर लोग जा रहे थे, वहाँ पर भी 4-5 काउंटर थे जहाँ पे लोग बैठे थे, तो सबको वो कॉल करके बुला रहे थे। वहाँ पर हमें ऑफ़िसर से बात हुई, उन्होंने हमारा वीज़ा पूछा मतलब कौन-सा वीज़ा है और हम यहाँ पर जो आ रहे हैं, क्या यहाँ पर हमने कोई करंट एड्रेस ले लिया है अगेन या फिर हम किसी होटल या वहाँ पर जा रहे हैं। तो क्योंकि जब हमारी ये जो ऑफ़िसर होते हैं, जब उनको हम एड्रेस वग़ैरह दे देते हैं, वो वही एड्रेस नोट करते हैं और फिर उसी एड्रेस पे फिर आपका आपका पीआर कार्ड आएगा। पीआर कार्ड आएगा। तो बेटर है कि लेट्स सपोज़ अगर आपने खुद घर ले लिया है, आप श्योर हो तो वहीं का एड्रेस दो क्योंकि डायरेक्ट वहाँ कोरियर आएगा पीआर कार्ड। इफ बाय इंस्टेंस आप घर नहीं पहले से लेके जा रहे हो इंडिया से, आप किसी होटल या एयरबीएनबी पे जा रहे हो, तो कोई एक ऐसा एड्रेस हो, कोई फैमिली हो, कोई फ्रेंड हो, कोई नोन पर्सन हो, जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, बेटर है उनका बिल्कुल। एड्रेस दो क्योंकि पीआर कार्ड आपका वहीं आएगा। तो हमारा एड्रेस ऑलरेडी था, हमने घर ले लिया था, हमने वहाँ का एड्रेस दिया, फिर उनके क्वेश्चन्स होते हैं थोड़े बहुत बेसिक कि आप पे कोई केस तो नहीं चल रहा इंडिया से या किसी भी तरह का या पहले आपने कभी यहाँ लैंड तो नहीं किया या पहले किसी पीआर के लिए अप्लाई तो नहीं किया। उसके बाद उन्होंने हमारा कैश पूछा कि हम कितना कितना कैश कैश कैरी कर रहे हैं। हुँ, तो कैश में मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल बता दूँ।
कैश की एक लिमिटेशन है कनाडा में, अगर आप लैंड कर रहे हो तो 10,000 कैनेडियन डॉलर पर पासपोर्ट पर पर्सन आप कैरी कर सकते हो कैश। और अगर आप इससे ज़्यादा का अमाउंट आप कैरी कर रहे हो तो वो आपको शो करना पड़ता है कि उसका हिस्ट्री क्या है, वो अमाउंट का बेसिकली आपको क्लैरिफिकेशन या वो सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। और हमने कैश ज़्यादा कैरी नहीं किया था। मेरा जो टोटल कैरी था, जो फैमिली कैरी कर रहा था मैं 3 जनों की, तो उसमें मैंने 12,000 कैनेडियन डॉलर कैरी करे थे सिर्फ़। 4,000 पर पर्पस। 4,000 कैनेडियन डॉलर्स पर पासपोर्ट मैंने कैरी किया था। लिमिटेशन थी मेरे पास ज़्यादा कैरी करने की, लेकिन मैंने कैरी नहीं किया। तो ये आपको इमिग्रेशन ऑफिसर वहीं पे पूछेंगे कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हो। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने फिर हमसे वहाँ पे सिग्नेचर कराए, साइन लिए, और जो हमारा COPR जो पेपर था, जो लैंडिंग डॉक्यूमेंट था, उस पे फाइनली हमारे सिग्नेचर हुए इमिग्रेशन ऑफिसर के, और वो हमें हैंड ओवर कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद फिर हम फर्दर एक छोटा सा रूम था, वहाँ पर हमको एक जने को एक्सेस करने के लिए दिया गया था। वहाँ पर उन्होंने जो हमारा COPR था वो वैलिडेट किया, और वहाँ से उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि ये जो लैंडिंग पेपर है, इवन आपका जो PR कार्ड डिलीवर हो जाए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपको मिसप्लेस नहीं करना है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आपको बताएगा कि आप यहाँ पर रेजिडेंट हो। तो अगर आपका PR कार्ड भी आ जाता है तो जो COPR का जो आपका लैंडिंग डॉक्यूमेंट है, वो आपको उन्होंने ये बत सजेस्ट करेंगे कि वो लैमिनेट करके उसको सेव करके रखें अपने पास हम्म। कहीं। और 65 टू 70 ईयर्स की एज तक वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास सेव करके रखना है। तो उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि वो डॉक्यूमेंट मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। हाँ, बेसिकली ये सिर्फ एक जो और सेपरेट रूम में लेके गए थे, वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेके गए थे कि जो ये COPR का आपका डॉक्यूमेंट है, इसको लैमिनेट करवा के आप फ्रेम करा के रखो। ये आपको इफ यू विश टू कंटिन्यू इन कनाडा, यस। तो आपके मरने तक आपको वो साथ रखना है। इवन आपका कनाडा का अगर पासपोर्ट भी आ जाता है, उस सिटीजन भी बन जाते हो आप। सिटीजन भी बन जाते हो, तब भी आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करके रखना है। हाँ, तो उसका यही था, और उसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस यही था हमारा इन टोटल। फिर हम फ्री हो गए थे। उसके बाद हम सीधा बैगेज काउंटर पे गए थे। बेल्ट पे से हमने अपना लगेज लिया था, और तो यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ। तो जैसे हमने बताया था कि हमें जो अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहाँ पर हमें असिस्टेंस फ्री मिल गया था। यहाँ पर ऐसा असिस्टेंस नहीं। पेड है। ठीक है। तो अगर आप बहुत सारा लगेज जैसे हमारी तरह लेके जा रहे हो, और असिस्टेंस अगर आपको चाहिए, तो आपको असिस्टेंस डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन यू हैव टू पे द अमाउंट। लेकिन हमने प्रेफर नहीं किया अमाउंट देना, तो मैंने 1 बाय 1 करके, मैंने और ऐश्वर्या ने एक-एक करके हमने ट्रॉली एग्ज़िट के थ्रू पास ऑन कर दी थी। और हमारे 2 फ्रेंड्स आए हुए थे, हमें हुँ। पिकअप के लिए 2 कार बुलानी पड़ी क्योंकि हमारे पास लगेज था अगेन। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी फ्रेंड्स थे, वो आए हमारे लिए, और हमारे एयरपोर्ट से जो घर का डिस्टेंस था वो अप्रॉक्सिमेटली 40 मिनट्स का था। इट वाज़ नॉट दैट फार, तो पास में ही था। उनको भी ईज़ी रहा, वो लोग आके हमारा लगेज वगैरह में हेल्प करके फिर फाइनली हमें ड्रॉप कर दिया हमारे घर पे। तो इमिग्रेशन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल था, कोई इश्यू नहीं आएगा। आप जैसे-जैसे आगे वहाँ बढ़ोगे, तो आपको खुद वो चीज़ें पता चलती जाएँगी। सारी चीज़ें सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक है यहाँ पर, किसी भी और चीज़ का कोई इश्यू नहीं जैसे आएगा। हम भी काफ़ी वीडियोज़ देख के हम आगे आए थे। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते, ठीक है? तो और उनकी वीडियोज़ भी हमने देखी थी, तो हम भी डरे हुए थे उन चीज़ों को हाँ, लेके। कि इमिग्रेशन में ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, आप गोल्ड कैरी कर रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, आप मेडिसिन्स कैरी कर रहे हो, उसके उसका उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रिस्क्रिप्शंस चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहिए, तो कुछ भी चेक हो कुछ सकता भी है। नहीं। हाँ, लेकिन प्रेफ़र हम यही करेंगे कि आप अपने आप को पूरा रेडी करके लेके जाओ। हाँ, ये नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ, तो आपके साथ नहीं हो सकता है, या हमारे साथ हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके साथ ना भी हो। ठीक है? तो करेक्ट। आप अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर होके जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो। किसी ने अगर कुछ पूछ लिया, तो आप उसको जस्टिफ़ाई करने के कैपेबल होने चाहिए। हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या कैसे कैरी करने हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे, बिल्कुल। बट हाँ, हमें किसी भी तरह का इश्यू नहीं हुआ थैंकफुली। बहुत अच्छे से हमारी इमिग्रेशन प्रोसेस हुआ, कहीं भी कोई इश्यू नहीं आया, किसी ने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूछी। लगेज को लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हम लेकर आए थे जो कि अलाउड नहीं है प्रैक्टिकली, कुछ ऑयल थे, तेल, घी वगैरह। तो
बट हमारा कहीं लगेज नहीं रुका। लगेज पे हमारा सारा पूरा क्लियर हुआ था। किसी भी चीज़ में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया था। हमें किसी भी तरह का कोई भी इश्यू कहीं भी फेस नहीं करना पड़ा। ईज़िली हम एग्ज़िट करके और अपने कनाडा वाले घर में आ गए। तो येस, यही हमारा एंटायर प्रोसेस था इंडिया से लेके कनाडा के लैंड होने और इमिग्रेशन तक का। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बताएँगे व्हाट टू कैरी, व्हाट नॉट टू कैरी। क्या आपको लाना चाहिए, क्या आपको नहीं लाना चाहिए, किस चीज़ों के लिए आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, किन चीज़ों की आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किस तरह के आपको सूटकेस लेने चाहिए, वो सारा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज़ डू मैसेज अस, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हो सकता है हम कुछ चीज़ें मिस कर गए हों, आपके कोई क्वेश्चंस हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए। कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टिल योर देन लव। बाय बाय। बाय।